नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इम्तिहान मोदी जी का, लेकिन वोट आपका। अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं, वोट के लिए जरूर जाइए। इस बीच महाराष्ट्र पर हमने बहुत बात कर ली है, जरा हरियाणा का जिक्र करते हैं और आइए आपको दिखाते हैं। हमने दरअसल महाराष्ट्र को अलग अलग 5 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। हमने जाति के हिसाब से, जो जाट लैंड है और इधर बांगर है, यहाँ अहिरवाल आप देख रहे हैं, और कुरुक्षेत्र, ये 4 हिसाब से हमने करने की कोशिश की है। लेकिन सभी खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। ओम थानवी जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ संजय जी बने हुए हैं और राजीव सरदेसाई हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जाट लैंड राजनीति यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होगी। पिछली बार 9% के आसपास वोट परसेंटेज है बीजेपी का यहाँ पर, और वहां से स्पष्ट बहुमत। हालांकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी यहाँ पर हासिल की थी, वोट परसेंटेज में जबरदस्त इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्या विधान मतलब यानी राज्य चुनाव में ये हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति हरियाणा में भी की है, एक तरह से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में काफी हद तक जाट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ गया। दूसरी बात जो है कि बीजेपी की रणनीति है कि जाट वोट जो उनके खिलाफ भी है वो बढ़ जाएगा। एक तरफ है भूपिंदर सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ है ओम प्रकाश चौटाला, तो नॉन जाट वोट जो है वो अपनी तरफ किस तरह से खींच सकती है पार्टी। तो वहां भी जब तक विपक्ष, जैसे मैंने कहा हरियाणा में भी वही दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी क्यों बन के आ रही है, क्योंकि जो नॉन बीजेपी वोट है वो डिवाइड हो रहा है और बीजेपी का जो वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है। इससे उनको फायदा हो रहा है और जाट वोट न केवल हरियाणा में, कुछ हद तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी हद तक बीजेपी की तरफ गया था लोकसभा के चुनाव में। इसका फायदा बीजेपी को जरूर हुआ था लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ हैं, लेकिन ओम थानवी जी एक रिएक्शन इस पर आपसे भी, जैसा उन्होंने बात की इधर ईस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर और उसका फिर जो इफेक्ट हुआ था जिसमें मुस्लिम जाट पोलराइजेशन और जाट बीजेपी के साथ गए, वही हरियाणा में भी हो सकता है जाट जाएं और उस बहुमत की तरफ बढ़ सके बीजेपी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति जो है बहुत कुशल ढंग से बनाई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब से चुनाव शुरू हुआ है रोहतक में और हरियाणा में मोर्चा लगा के बैठे हैं, उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन 4 से 40 सीटें कैसे होंगी, क्या जाट जो है उनकी तरफ आएंगे, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। उसकी वजह यह है कि जो 60% ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र का लाभ भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मिलता है। 30% जो शहरी इलाका है उसका लाभ उनको ज्यादा मिलता है। तो युवा लोग जो हैं उनको तो आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए अभी कहना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है जो राजदीप ने कहा, मुझे ये लगता है कि ये जो उन्होंने कहा कि तिहाड़ की बात नरेंद्र मोदी बार बार जो चुनाव में लेकर के आए हैं, उन्होंने जाट को अगर हॉन्ट किया है तो वो ये सोच के कि कांग्रेस तो इस बार आ नहीं सकती है। वो जाट अगर गोलबंद होकर के और वो अगर INLD की तरफ, इनेलो की तरफ चले गए तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। संजय जी जल्दी से। निश्चित रूप से, जैसे राजदीप भी कह रहे थे कि जाट वोट निश्चित रूप से बीजेपी को इस बार असेंबली के चुनाव में तो ज्यादा मिलने वाला नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बीजेपी को फायदा इसीलिए होगा क्योंकि जाट वोट दोनों के बीच में बटेगा, कांग्रेस और INLD के बीच में। और ये जो बच्चे, और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में बीजेपी को अभी फायदा दिखता है, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बटा हुआ है। एंटी बीजेपी वोट बटा हुआ है। कई पार्टियां हैं जो उसके दावेदार हैं। बिहार के उपचुनाव ने ये दिखाया कि विपक्ष अगर जुटे तो कामयाब हो सकता है। 70 और 80 के दशक में जो कांग्रेस का हाल था, आज बीजेपी का वही हाल है। वही हाल है। अगर विपक्ष यूनाइट होंगे तो बीजेपी को चैलेंज कर सकेंगे, अगर विपक्ष यूनाइट नहीं हुआ तो चैलेंज करना बीजेपी को इस वक्त मुश्किल दिखाई। 2-3 चुनाव होते होते तो ये सबक शायद सीख लें और एकजुट होने की बात कर लें। हमारे साथ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, लेकिन हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सतेन चौहान भी हमारे साथ हैं और अमृता शेरगे भी हमारे साथ हैं और मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, मुंबई अब भी उदासीन या निकल रही है वोट के लिए? अंजना, जो सबसे ज़्यादा नजरें थी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ये थी कि जो नए वोटर्स हैं और कम से कम मुंबई इस बार वोट करने के लिए निकलेगा। 2004 में यहाँ पर 48% वोट हुआ था, अगर 2009 की बात करें तो 46%। लेकिन इस बार अभी के जो आंकड़े आए हैं बहुत अच्छे नहीं हैं।
सिर्फ 4% मतदान हुआ है सुबह के 9 बजे तक। अगर मुंबई की बात करें तो जैसे जैसे समय गुजरेगा उसके साथ यहाँ पर गर्मी बढ़ती जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी तक जताई नहीं जा रही है कि दोपहर में भी लोग वोट करने आएंगे। पोलिंग बूथ्स पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि जो यंगस्टर हैं वो काफ़ी दिखे, बुजुर्ग काफ़ी दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस दिन को छुट्टी का दिन मान लिया है। लोगों को जो नज़र लगी हुई थी कि कहीं ना कहीं मुंबई इस बार वोट करने के लिए निकलेगा, या फिर लोकसभा में जिस तरह की लहर दिखी थी उस तरह का लहर इस बार राज्य के चुनाव है, लेकिन विधानसभा में नहीं दिख रहा है। लोग अभी भी घरों में ही बैठे हुए हैं। पोलिंग बूथ्स पर भीड़ जो है लगभग नदारद से दिख रही है, और जो आंकड़े अभी तक आए 9 बजे के 4%, वो तो यही कह रहा है कि मुंबई एक बार फिर से वही इतिहास दोहराने वाला है, और वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कम होने वाली है, क्योंकि पिछली बार 46% हुआ था। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से परिवर्तन का माहौल चल रहा है, लोग नई सरकार चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो अभी तक बहुत साफ तस्वीरें नहीं दिख रही हैं उसकी। जी वोट करना पड़ेगा, लेकिन मुंबई को, महाराष्ट्र को 9 बजे तक सिर्फ 4%। लोकसभा चुनाव के बाद ये एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है नरेंद्र मोदी का। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट के लिए जरूर निकलिए। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 9 बजे तक महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पर बहुत कम, 6%, 4% के आसपास, इधर 6.5% के आसपास, हरियाणा में 9:30 बजे तक। अभी अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं तो वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रह जाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव सरदेसाई हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ मुनीश पांडे हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अमृता हमारे साथ बनी हुई है अब दादर से। अमृता, वहाँ की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, मैं दादर में खड़ी हूँ यहाँ पर, और थोड़ी देर में यहाँ पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे आने वाले हैं वोट करने के लिए। लेकिन जैसे मुनीश ने इससे पहले भी कहा कि सुबह का वक्त था, इसी वक्त में धूप कम होती है तो लोगों का ज़्यादा आना एक्सपेक्टेड था, लेकिन लोग उतने दिख नहीं रहे। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ मीडिया की भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि राज ठाकरे यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भले ही व्हील चेयर पर बैठे हो, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, उन्हें उनके घर के लोग भी लेकर आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये इतना ज़रूरी है कि भले ही वो व्हील चेयर पे हो, ऑक्सीजन लगे हो, फिर संपर्क उनसे टूट गया है। राजदीप, राज ठाकरे कहाँ खड़े दिख रहे हैं? देखिए, राज ठाकरे जो है, आपने देखा होगा पिछले भी चुनाव में वो टीवी पे बहुत दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं उनको 10 या 15 सीट से ज्यादा नहीं मिलते, तो वो एक तरह से ज्यादा स्पॉइलर बन सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने एक तरह से शिवसेना को डैमेज किया था, खास करके मुंबई थाने में। इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे फैक्टर इतना महत्व रखता है, क्योंकि जैसे लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था, कुछ हद तक जो उनकी जो एक लोकप्रियता है वो कम हुई है, और इस बार शिवसेना ने जो लड़ाई की है वो बीजेपी के खिलाफ है। तो लड़ाई जो महाराष्ट्र की इस बार है, शिवसेना वर्सेस बीजेपी है। राज ठाकरे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस बार कुछ हद तक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्पॉइलर बन सकते हैं, लेकिन पूरे बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है मुंबई, थाने, कुछ हद तक नासिक में उनका वो 5-7% वोट शिवसेना का ले सकते हैं, और वहां जो पॉइंट है कि एंटी मोदी वोट बढ़ सकता है, तो उसमें भी उनकी कुछ हद तक भूमिका रह सकती है, जिससे मोदी को फायदा होगा।